हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो आज कवर करने वाले हैं डे 7 का लेक्चर नंबर 7 फंडामेंटल राइट के सेकेंड पार्ट को। इससे पहले जो है फंडामेंटल राइट को कल के क्लास में डिस्कस कर चुके थे, मतलब आर्टिकल जो 19 है, तो इस आर्टिकल 19 तक कल के क्लास में पूरे को डिटेल के साथ कवर कर चुके थे। आज का जो टाइम है, आज जो ये सेशन है, जिसमें से कंप्लीट इसी फंडामेंटल राइट को आगे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एज यूजुअल क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी टू द पॉइंट सीधा स्टार्ट ही करते हैं इस सेशंस को। आज जो कवर करते हैं, है ना, ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है वो है आर्टिकल 20 से। ये जो आर्टिकल 20 है ये प्रोटेक्शंस के बारे में बात करता है इन कन्विक्शन। मतलब मान लो किसी जो है किसी पब्लिक को जो है कन्विक्ट कर लिए या फिर अरेस्ट कर लिए, तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन दिए जाएंगे, ये क्लियरली आर्टिकल 20 में मेंशन किए हैं कि कैसा वहां पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो पुलिस ने अरेस्ट कर लिए, अरेस्ट करने के बाद उसको जो है पीट ही जा रहे हैं, डंडा से मार ही रहे हैं, ना उसको फैमिली से मिलने का दिए जा रहे हैं, ना तो अपना बारे में घर वालों को बता पा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो उसी को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 20 में क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि अगर कोई पर्सन को कन्विक्ट किए जाते हैं तो उसको प्रोटेक्शन है ना, उसको प्रोटेक्शन यहाँ पे दिए जाते हैं। और ये जो प्रोटेक्शन है ये सिटीजन्स के लिए भी अप्लाई होता है, मतलब जो इंडियन सिटीजन है वो लोग भी उसके लिए अप्लाई हैं, फॉरेनर भी अप्लाई है, साथ ही साथ कोई लीगल पर्सन है। लीगल पर्सन का मतलब होता है कि कोई कंपनी हो गए, कोई कॉर्पोरेट हो गए, तो इन सबको भी जो है यहाँ पे दिए गए हैं, एक्चुअल में लीगल पर्सन को राइट्स दिए गए हैं कि अगर कन्विक्शन होते हैं तो उसको भी कुछ प्रोटेक्शन का। तो जब ये प्रोटेक्शन वाले बात आते हैं स्पेशली कन्विक्शन के केसेस में, तो दो तीन केसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा बनते हैं इसमें। पहला जो केसेस ये है कि किसी को यहाँ पे नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के थ्रू जाना है। ये क्या होता है भाई? नो एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब नो रिस्ट्रो जो है रिट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल पनिशमेंट। इसका मतलब क्या है? पर्सन कैन बी पनिश होली अंडर लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या है कि सपोज करो अभी जो चल रहे हैं 2026 चल रहे हैं, 2026 में मान लो किसी पर्सन ए पर्सन है, इस पर्सन को जो है 2 साल के सजा दिए गए हैं। क्यों 2 साल के सजा दिए गए? क्योंकि लॉ बोलता है कि अगर कोई ये पार्टिकुलर पनिशमेंट करोगे तो भैया 2 साल के सजा यहाँ पे झेलोगे। अच्छा, अब ये सपोज करो कि ये जो है 2026 हो गया, 2027 हो गया, मान लो 2027 आया, नेक्स्ट ईयर आया, और अभी तक ये पर्सन जो है जेल में ही है ना, ध्यान रखना, अभी तक ये पर्सन जेल में ही है। 2027 में सपोज करो कि यही ए पर्सन जो है जिसे 2 साल के लिए सजा मिला है, ये तो जेल में है, लेकिन 2027 में जो है नियम बदल गया। नियम क्या बदल गया कि अब ये पर्सन को जो है, या फिर अगर इस पर्टिकुलर ए पर्सन है या फिर कोई भी पर्सन हो सकते हैं, अगर इस केसेस के अंदर आते हैं तो उसको अब जो है 3 साल की सजा होगा, 3 साल की सजा दिए जाएंगे। तो 2026 में जो पर्सन 2 साल की सजा झेल रहे हैं वो 2 साल तक का ही सजा यहाँ पे मिलेगा, उसको 2 साल के ही पनिशमेंट मिलेंगे, 3 साल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इस रूल को बोले जाते हैं नो एक्स पोस्ट फैक्ट लॉ। मतलब जिस साल उसको पनिश किए गए थे और जिस साल जो नियम रहे हैं उसी नियम के अकॉर्डिंग उसको जो है सजा मिलने वाले हैं, पनिशमेंट मिलेगा। अगर वो नियम चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं दिए जाएंगे। और ये केवल और केवल क्रिमिनल केसेस में ही अप्लाई होता है, ध्यान रखना। सिविल केसेस हो गए, टैक्स लॉ हो गए, साथ ही साथ जो प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केसेस होते हैं उस केस में इसको अलाउ नहीं किए जाते। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि शक के बेसिस में कि शायद ये जो है कन्विक्शन हो सकते हैं, है ना, तो शक के बेसिस में उसको जो है यहाँ पे जेल में भेज दिए जाते हैं। उसके बाद आता है नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकुलरली ए पर्सन जो है अगर कोई कमिट किए हैं, है ना, कमिट किए हैं, उसको जेल भेज दिए गए, तो उसको उसी के केसेस के बेसिस में जो है बार बार और जेल नहीं भेज सकते। अगर इसको जो है 2 साल का जेल हुआ है तो 2 साल जेल से निकलने के बाद उसको दोबारा और उसी केस में जेल नहीं भेज सकते। ये वाला कॉन्सेप्ट को बोले जाते हैं नो डबल जियोपार्डी। मतलब नो वन पनिश ट्वाइस फॉर सेम ऑफेंसेस। अगर मान लो चोरी किए हैं तो चोरी के केसेस में और उसको दोबारा जेल में नहीं डाल सकते। और ये अप्लाई होता है ओनली आफ्टर जुडिशियल ट्रायल, मतलब ट्रायल होने के बाद ये सब चीज डिसीजन होता है।
है ना, बिना ट्रायल या फिर अंडर ट्रायल है तो उस केस में जो है ये नियम लागू नहीं होते। साथ ही साथ डिपार्टमेंटल हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स हो गए, तो इसके केस में भी जो है ये रूल एप्लीकेबल नहीं होते। नो डबल जियोपार्डी का जो रूल है ये एक एप्लीकेबल नहीं होते। साथ ही साथ कोई नो सेल्फ इंक्रिमेशन नहीं दे पाएगा। मतलब क्या है कि सेल्फ अगेंस्ट कोई यहाँ पे एविडेंस नहीं दे पाएंगे। लॉजिकल सी बात है। लॉजिकल सी बात यह है कि भाई अगर मैं जेल गया हूं या फिर मेरे को पनिश किए गए हैं या फिर मेरे को जो है 2 साल 3 साल के लिए यहाँ पे जेल भेज दिए, तो मैं अपने खुद के अगेंस्ट बोलूंगा क्या कि मेरे को जेल भेज दो या फिर मैंने इस क्राइम को किए हैं। अगर मैं इस क्राइम को नहीं किया हूं तो मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं मैं इस क्राइम को नहीं किया हूं करके। लेकिन एक चीज सिनारियो यहाँ पे देखने को मिला है कि हो सकता है कि पुलिस फोर्स की वजह से जो है हाँ बोलाने में मजबूर कर दिया जाए। किसी पर्सन को जो है बोले कि भाई नहीं कियो, फिर भी हाँ बोलना पड़ेगा। कोर्ट में जो है बोलोगे कि मैंने कमिट किए हैं, ये पुलिस फोर्स के थ्रू भी तो हो सकता है। तो ये बोले गए हैं कि नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, मतलब कोई भी पर्सन जो है अपने अगेंस्ट गवाही यहाँ पे नहीं दे सकते, अपने अगेंस्ट जो है यहाँ पे विटनेस नहीं बन सकते। लेकिन ये कुछ केसेस में जो है कवर नहीं होते, जैसे कि जो है मटेरियल ऑब्जेक्शन प्रोडक्शन हो गए, थंब इंप्रेशन हो गए, ब्लड सैंपल हो गए, उसी के साथ बॉडी एग्जामिनेशन हो गए, तो इन सब में जो है ये कवर नहीं होता। ठीक है, बाकी क्रिमिनल केसेस हो गए, अदर जितना भी केसेस हैं उस केस में ये जो है कवर होते हैं और उस केस में सब चीज होता ही होता है ना भाई। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 21। ये जो आर्टिकल 21 है ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी के बारे में। राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी, अब देखो यहाँ पे बात तो किए गए हैं राइट टू लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी का, तो इसमें कोर यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये बोले गए हैं कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका सिंपल से ये मीनिंग होता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मान लो किसी को जो है ट्रैफिक सिग्नल छोड़ रहे हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल है उसका पालन नहीं कर रहे हो, रूल को जो है फॉलो नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अपने को तो आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ दिया है, पर्सनल लिबर्टी दिया है, हम चाहे जो कुछ भी करें तो हमारा मर्जी है, ऐसा जो है लॉजिक आता होगा। लेकिन ये लॉजिक नहीं ला सकते, इसलिए नहीं ला सकते क्योंकि कुछ लिखा हुआ है, ये भी देखो, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। और ये स्टैब्लिश बाय लॉ में ना कुछ एक वर्ड जो है ऐड किए गए वो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। बाकी जो आर्टिकल 21 है ये सिटीजन्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है और साथ ही साथ जो फॉरेनर है तो फॉरेनर के लिए भी ये आर्टिकल एप्लीकेबल होते हैं, जिसमें से राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में कई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लैंडमार्क केसेस हैं इसको दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले जो केसेस आता है वो है ए.के. गोपालन केस, 1950 का एक केस है, जिसमें से यहाँ पे ए.के. गोपालन और स्टेट ऑफ मद्रास का केस है, जिसमें से बोले गए हैं कि प्रोटेक्शन ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन। मतलब ये जो पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है, अगर ये वायलेशन होता है तो वायलेशन तो कोई भी कर सकते हैं ना, कोई नॉर्मल पीपल है ना, वो भी उसका वायलेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे होगा तो पूरा देश के लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे कि ये जो है अदर पर्सन ने हमारा जो है राइट को वायलेट किए हैं, पर्सनल लिबर्टी को जो है वायलेट किए हैं। तो इसमें ये बोले गए हैं, नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ है एक्चुअल में ए.के. गोपालन केस में, और इसमें क्लियरली बोले गए हैं कि भाई यहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शंस के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन ले सकते हो, किसी आम पीपल के, मैंगो पीपल के अगेंस्ट नहीं ले सकते। और इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया इस केस में कि जो पर्सनल लिबर्टी है ना और जो लिमिटेड मीनिंग है बिल्कुल सेम होंगे। पर्सनल लिबर्टी मतलब कुछ में इसमें लिमिटेशंस भी दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट दिए गए, नेक्स्ट जो जजमेंट आए वो है मेनका गांधी केस का। अभी जो मेनका गांधी केस है जो 1978 का केस है, इसमें ये बोले गए हैं मेनका गांधी और यूनियन ऑफ स्टेट का कि ये यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट रहा है इस केस में, पर्सनल लिबर्टी के केसेस में, क्योंकि यही केस है जिसके थ्रू यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ला दिए गए थे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें से क्या बोले गए कि कोई भी लॉ है वो सबसे पहले फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और यहाँ पे रिजनेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, राइट टू लाइफ, राइट विद डिग्निटी, मतलब इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने का ट्राई किए गए। जैसे कि ए.के. गोपालन केस में क्या हुआ था, इसमें बस सिंपल सा नैरो इंटरप्रिटेशन किए गए थे
कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ही यहाँ पे जो है जजमेंट दिए जा सकते हैं, एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ही यहाँ पे प्रोटेक्शन दिए जा सकते हैं। लेकिन जब मेनका गांधी केस आया तो इसमें एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किए गए, और इसका जो मीनिंग है ना पर्सनल लाइफ और लिबर्टी, इसका मीनिंग इसको भी बहुत ज्यादा एक्सपांड किए गए कि पर्सनल लाइफ और मीनिंग है तो राइट टू लाइफ भी है, राइट विथ डिग्निटी है, लाइफ विथ डिग्निटी है, पर्सनल लिबर्टी है। तो ओवरऑल अगर देखोगे ना तो यहाँ पे ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करने का ट्राई किए गए इस मेनका गांधी केस में। फिर इसके जस्ट बाद जो है और एक और केस आ गए, उस केस का नाम है यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी केस 2017 का, ये लेटेस्ट केस है, ठीक है, ये लेटेस्ट केस है। और इस लेटेस्ट केस में के एस पुत्तस्वामी और यूनियन ऑफ इंडिया रहे हैं, जिन्होंने प्राइवेसी को सीधा फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करवा दिए गए कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये बोले गए। फिर हदिया केस आया 2017 में, जिसमें से राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ चॉइस, ये भी आर्टिकल 21 के अंदर रखे गए, और आर्टिकल 21 एक फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर साथ ही साथ जो है क्लाइमेट जस्टिस केस आ गए, इसमें भी यहाँ पे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 दोनों को मर्ज कर दिए, ठीक है, कौन से केस में, क्लाइमेट जस्टिस केस में। तो ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्प्यूटेबल भी रहे उस समय, डिस्प्यूटेबल रहे, क्योंकि एक्चुअल में पर्सनल लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, तो पर्सनल लिबर्टी में बहुत कुछ आता है, तो क्लियर इंटरप्रिटेशन यहाँ पे नहीं किए गए, तो बाद में जो है इसको क्लियरली तरीके से इंटरप्रेट भी किए गए हैं, जिसे कई जजमेंट के थ्रू इसको जो है एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन किए गए। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये पूरा जो है राइट टू लाइफ के अंदर यहाँ पे आते हैं, जैसे कि राइट टू लाइव विथ ह्यूमन डिग्निटी हो गया, राइट टू डेसेंट इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री हो गए, एयर हो गए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डियस इंडस्ट्रीज, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ हो गए, राइट टू फ्री लीगल एड हो गए। तो ये ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ना, हर एक चीज जो है यहाँ पे आर्टिकल 21 के दायरे में आता है, आर्टिकल 21 के अंदर इन सबको ऐड किए गए। फिर इसमें एक और आर्टिकल ऐड कर दिया गया, इसको एक्चुअली बाद में ऐड किए। आर्टिकल जो 21 है ये तो लिबर्टी के बारे में बात करता है, राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है। फिर बाद में डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डिबेट होना स्टार्ट हुए। डिबेट ये हुआ कि भाई क्या जो चिल्ड्रेन है उसको भी जो है पढ़ने का अधिकार है कि नहीं, ये डिबेट उस समय बहुत ज्यादा स्टार्ट हुए। ये रफली जो है 2000 का बात है, और उसके रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पे एक अमेंडमेंट लिए गए। अमेंडमेंट में 86 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का 2002 में, जिसमें ये मेंशंस किए गए कि जितना भी चिल्ड्रेन है जो 6 से 14 साल के एज ग्रुप हैं, इसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और इसी के रेस्पेक्ट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक न्यू आर्टिकल ऐड कर दिए गए, वो है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A जो कि राइट टू एजुकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, और यही आर्टिकल है जिसके थ्रू जो है इंसर्ट किए गए हैं, जिसमें 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट को, चिल्ड्रेन को यहाँ पे कंपल्सरी फ्री एजुकेशन यहाँ पे देने का बात किए गए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ध्यान इस चीज का रखना है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये फंडामेंटल राइट के अंदर आता है, हायर एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं रखे गए हैं, इस चीज को नोट कर लो। हायर एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता, नहीं जो प्रोफेशनल डिग्री होते हैं, प्रोफेशनल एजुकेशन होते हैं, ये जो है फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं आता। बाकी जब फ्री और कंपलसरी एजुकेशन बात किए गए थे और न्यू आर्टिकल ऐड किए गए थे, तो प्रॉपर इसके लिए एक आर्टिकल सेट किए, आर्टिकल 21, और उसी के साथ एक लीगल बैकिंग भी दिए गए, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009। अब लॉजिक हो सकता है ना, लॉजिक ये हो सकता है कि भाई क्या जो यहाँ पे बनाए गए हो कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल ऐड कर दिए गए, आर्टिकल 21A के थ्रू ऐड कर दिए गए हो कि यहाँ पे दिए जाएंगे कंपलसरी और फ्री एजुकेशन दिए जाएंगे। अगर नहीं दिए तो किसके रेस्पेक्ट में जाओगे, कौन से आर्टिकल को या फिर कौन से लीगल को बैक करोगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है एक न्यू लीगल राइट, एक एक्ट बनाए गए, राइट ऑफ चिल्ड्रेन रूल बनाए गए एक्चुअल में, राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 का। अब इसमें भी कई यहाँ पे जजमेंट आए गए हैं, कई जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट इसके रेस्पेक्ट में लिए गए। ये सब जो है ना हम लोग जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे उस ड्यूटीज में क्लियरली समझ आ जाएगा, उसमें और पढ़ेंगे ही इस चीज को, तो डबल क्यों पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 22, जिसमें से बात किए गए हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। क्या होता है इसका मीनिंग भाई? किसी पर्सन को अरेस्ट करोगे, डिटेंशन करोगे, तो उसके अगेंस्ट भी तो प्रोटेक्शन दो। अब ये जो डिटेंशन का वर्ड है ना, डिटेंशन एक्चुअल में दो कैटेगरी से मिलकर बना हुआ है। पहला जो कैटेगरी होता है इसको हम लोग बोलते हैं पुनिटिव डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन। और दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको बोले जाते हैं प्रिवेंटेटिव डिटेंशन। ठीक है, एक को बोलेंगे पुनिटिव डिटेंशन और दूसरे को बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। पुनिटिव डिटेंशन मतलब होता है जैसे कि ट्रायल हो गया या फिर प्रॉपर कन्विक्शन उसको बता दिए, उस केस में जो है उसको पुनिटिव डिटेंशन बोलते हैं। ये ट्रायल के बाद का केस है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब होता है विदाउट ट्रायल, विदाउट ट्रायल मतलब उसमें अभी तक ट्रायल स्टार्ट नहीं हुए। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो जो डिटेंशन होते हैं दो ही तरीके के होते हैं, एक को यहाँ पे पुनिटिव डिटेंशन बोलते हैं और दूसरे को यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। तो जो पुनिटिव है, पुनिटिव का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रायल, आफ्टर ट्रायल। अब बिफोर ट्रायल जो है यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन की कैटेगरी में इसको रखे गए हैं। अब इसमें भी कई राइट्स आते हैं, लेकिन अपने को इतना बस कवर करने हैं। आर्टिकल 22 जो है किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट अपने को डिस्कस करना है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 क्लियरली मेंशंस किए गए। स्पेशली अगर आर्टिकल 23 का अगर बात करोगे तो इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर का बात किए गए कि भाई ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, नहीं किसी पर्सन को एज अ फोर्स लेबर की तरह यहाँ पे काम करवा सकते हो, है ना। फोर्स पूरी तरीके से मतलब करना है, मतलब करना है, ये पूरे यहाँ पे गलत है। और ये क्लियरली आर्टिकल 21 में मेंशन किए गए हैं कि हमें ह्यूमन बींग्स का ट्रैफिकिंग नहीं करना है, कारोबारी नहीं करना है, फोर्स लेबर का ये सब नहीं होना है। किसको प्रोटेक्ट किए गए? इसमें सिटीजन और फॉरेनर दोनों यहाँ पे आ सकते हैं। और एक्चुअल में ये जो लॉ लाए गए हैं ना वो स्टेट के अगेंस्ट लाए गए हैं, और स्टेट के साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी लाए हैं। ऐसा थोड़ा ना होगा कि बस जो फोर्स लेबर या फिर ट्रैफिकिंग करेंगे वो बस स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, स्टेट ही करेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। तो दोनों के अगेंस्ट इस चीज को यहाँ पे लाए गए हैं। ठीक है, एक्चुअल में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, इसका डाउट हो रहा होगा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसका मीनिंग क्या होता है। ट्रैफिकिंग का मीनिंग ये होता है कि जो ह्यूमन है, जो वुमेन है या फिर ह्यूमन है, उसको या तो बाई कर रहे हो, बाई करने के साथ साथ या फिर उसको सेल कर रहे हो, या फिर प्रोस्टिट्यूशन में इंडल्ज कर रहे हो, है ना। वुमेन चिल्ड्रन के यहाँ पे ट्रैफिकिंग कर रहे हो, जो आदिवासी सिस्टम है, जो स्लेवरी है, तो स्लेवरी की तरह इसको यूटिलाइज कर रहे हो। ये सब जो आता है आर्टिकल 23 में आते हैं, और आर्टिकल 23 में इसको क्लियरली मेंशंस भी किए गए हैं। और इन सब को रोकने का काम जो करते हैं वो है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956। इसके थ्रू ही पूरा जितना भी पनिशमेंट है ये सब चीज को यहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 24। अब ये जो न्यू आर्टिकल है 24, जिसमें से प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं। मतलब चाइल्ड लेबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और चाइल्ड लेबर किसको बोलेंगे? जो 18 साल से कम के लोग, 18 साल से कम हो, और 18 साल कम होने के बाद अगर कोई इंप्लॉयमेंट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो उस केस में जो है इसको प्रोहिबिट किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गए, या फिर कोई हजारियस एक्टिविटीज हो गए, खतरे वाले एक्टिविटीज हो गए, तो इन सब में जो है 14 साल के कम बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है। अगर एम्प्लॉयमेंट देते हो तो उस केस में जो है यहाँ पे पनिशमेंट दिए जाएंगे। तो ये सब चीज जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट उसके बाद आर्टिकल आता है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्पेशली आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच पूरे को मेंशन किए गए हैं। जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, स्पेशली अगर आर्टिकल 25 के रेस्पेक्ट हम अगर बात करें तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और रिलीजन्स के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड रिलीजन मतलब हर एक पर्सन को फ्रीडम है कि अपने अकॉर्डिंग फैथ रख सकते हो। अब कोई रिचुअल्स को फॉलो करना है तो कर लो, कोई वर्शिप करना है तो वर्शिप कर लो, कोई आइडियाज को स्प्रेड करना है तो स्प्रेड कर लो, कुछ भी कर सकते हो अपने रेस्पेक्ट में। लेकिन ध्यान रखना, किसी को जो है फोर्सफुली तरीके से कन्वर्जन नहीं कर सकते कि हम मान लो ए धर्म से बिलोंग कर रहे हैं तो फोर्सफुली जो है बी धर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। ना तो कोई अदर पर्सन कन्वर्जन यहाँ पे करा सकते हैं, फोर्सफुली नहीं कर सकते। मन है
जाना चाहो या फिर कन्वर्जन करना चाहो तो ये स्वेच्छा है, खुद का यहाँ पे स्वेच्छा है कि जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन कोई फोर्स नहीं कर सकता उसको जो है यहाँ पे धर्म को बदलने के लिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल 25 ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि फ्रीडम है, कोई भी चीज को फॉलो कर लो, लेकिन फोर्सफुली तरीके से यहाँ पे नहीं कर सकते। बाकी स्पेशल केसेस यहाँ पे बताए गए हैं कि जो सिख हैं वो किरपान यहाँ पे पहन सकते हैं, लेकिन ये सब चीज जैसे कि हिंदू है तो हिंदू में सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं और बुद्धिस्ट भी आते हैं। मोस्टली को ये नहीं पता होता है कि जो हिंदू में कौन कौन अदर जो रिलीजन है, जो माइनॉरिटी उसको इंक्लूड किए जाते हैं। हिंदू में सिख, जैन, बुद्धिस्ट इसको भी इंक्लूड किए जाते हैं, लेकिन जो राय किरपान पहन रहे हो या फिर हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बना रहे हो, ये भी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आते हैं। अगर पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी, हेल्थ है, तो इसके केसेस में रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जा सकते हैं, है ना। आर्टिकल 25 में भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 26, जिसमें से अपने जितना भी रिलीजियस मैटर है उसको मैनेज कर सकते हो, ये क्लियरली मेंशन किए गए हैं। जितना भी रिलीजियस डिनोमिनेशन ग्रुप है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग कर रहे हो तो अपना इंस्टीट्यूट बना सकते हो, अपना जितना भी इंस्टीट्यूट है उसको जो है मैनेज कर सकते हो, जो प्रॉपर्टी उसको मैनेज कर सकते हो, प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। और ये सब चीज का जो फ्रीडम है आर्टिकल 26 क्लियरली मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, और रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं अगर पब्लिक ऑर्डर का बात है, मोरालिटी का बात है, हेल्थ का बात है। ठीक है, तो इस केस में जो है यहाँ पे क्लियरली रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट के तहत यहाँ पे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 26 क्लियरली इस चीज को मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 27 जो है ये नो टैक्स फॉर रिलीजन्स के बारे में बताता है कि कोई भी पर्सन को फोर्सफुली तरीके से नहीं बोल सकते कि भाई अगर हिंदू से बिलोंग कर रहे हो या फिर मुस्लिम से बिलोंग कर रहे हो तो उस पर्टिकुलर धर्म को टैक्स देना पड़ेगा, ये फोर्सफुली तरीके से नहीं कर सकते, इस चीज को ध्यान में रखना है। नो पर्सन फोर्स टू पे टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, अगर देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो नहीं दे सकते हो, लेकिन कोई जो है फोर्सफुली तरीके से यहाँ पे नहीं कराया जा सकता कि जो है यहाँ पे मैंडेटरी है कि चीज को देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी जैसे कि स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजन्स हो गए, टैक्स अलाउ है, तो अपने अकॉर्डिंग इस चीज को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। क्लियर है, आई होप जो 27 है ये 27 जो है अच्छे तरीके से समझ आया होगा।